नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा को। जैसा कि हमने विद्यार्थियों लास्ट टाइम स्टडी किया, लास्ट टाइम पढ़ा और समझा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और उसमें हमने समझा था विद्यार्थियों कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क है जो किन के बीच में हो रहा है, दो पार्टियों के बीच में हो रहा है। कल जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हमने कहा था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है वो हमेशा एग्रीमेंट होगा ही होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों, कई बार मैं इस बात को इस तरह से भी समझा देता हूँ कि सभी पेड़ पौधे होते हैं, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन सभी पौधे पेड़ नहीं होते। क्यों? कुछ कुछ पौधों को कभी कभी कोई बकरियां खा जाती है, कभी कभी उसमें एनवायरमेंटल कॉजेस के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो पौधा हो वो किस में कन्वर्ट हो, वो पेड़ में कन्वर्ट हो, ऐसा इसेंशियली नहीं है। अच्छा जी, अब जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा ही बात एग्रीमेंट के साथ भी, कि हर एग्रीमेंट इसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मे बी कन्वर्टेड और मे नॉट बी कन्वर्टेड। अच्छा जी, बोला सर कब कन्वर्ट होता है? तो जब जब उसके अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स आ जाएंगे सेक्शन 10 के, प्लस तीन चार एसेंशियल एलिमेंट और जो हम डिस्कस करने वाले वो आ जाएंगे, तब तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। और अगर वो नहीं होंगे, उसमें एक भी कम होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो विदाउट सर्टेन फॉर्मेलिटीज, विदाउट सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट, इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो जरूर से क्या है, एग्रीमेंट है। ओके सर, ये कल हमने समझ लिया था। आज क्या करने वाले हैं याद करिए विद्यार्थियों, कल हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक एसेंशियल एलिमेंट को हम यहाँ पर पिक करना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि आखिर ये एसेंशियल एलिमेंट क्या कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट हैं वो तो अलग हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डाल रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट। अच्छा जी, जैसे मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ एसेंशियल एलिमेंट, तो मेरा मतलब सिर्फ क्या होगा, मेरा मतलब होगा कि ऐसे एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत ही मस्ट हैं, वो सब एसेंशियल एलिमेंट में काउंट है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस वन वी आर डिस्कसिंग। हम डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, पहला जो एसेंशियल एलिमेंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन 10, अभी हम सेक्शन 10 की बात नहीं कर रहे विद्यार्थियों। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द जनरल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अगर हम चाहें तो यहां पर एक वर्ड और भी जोड़ सकते हैं, वो क्या, कि जनरल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले कहता है क्या कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टीज होना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से अधिक पार्टीज होना जरूरी है। टू पार्टीज माने क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज दो पार्टी होगी, और अगर दो पार्टी होगी तो कौन कौन होगा, नेमली एक तो होगा ऑफरर और एक कौन होगा, ऑफरी। अच्छा, तो दो पार्टी होना बहुत जरूरी है, ऑफरर एंड ऑफरी। टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं टू पार्टी जब मैं बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है क्या, टू सेपरेट लीगल एंटिटी। टू सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, टू सेपरेट लीगल एंटिटी। आई एम नॉट सेइंग टू पर्सन्स, कहीं नहीं लिखा मैंने टू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। पर्सन भी अगर हम बात करें तो पर्सन की अगर बात करें, मान लीजिए पार्टीज को अगर हम पर्सन से जोड़ें, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि पार्टीज को अगर बाय द वे हम कहें कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितने पर्सन एटलीस्ट चाहिए, टू पर्सन, तो हम पर्सन के लिए कहेंगे, या इन पार्टीज के लिए हम कहेंगे कि पार्टीज में बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। पार्टीज में भी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। पार्टीज कैसी भी हो सकती है, नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है, नेचुरल का मतलब हो गया आप और हम, आप और हम, यू आई वी, अपन सब जो हैं
वो नेचुरल पर्सन है, जिनको नेचुरली बर्थ हुआ है, जो नेचुरली ग्रो करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं आदि आदि। आर्टिफिशियल पर्सन का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरा मतलब है किसी भी कंपनी से। कंपनी एक कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, दो नेचुरल पर्सन ऑब्वियसली हो सकते हैं, इवन दो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, बट लीगल पर्सनैलिटी शुड बी सर्टेन। तो क्या कहना चाहता है कि उसकी सर्टेन क्या होनी चाहिए, लीगल स्टेटस, सर्टेन लीगल स्टेटस ऑब्लिक सर्टेन लीगल पर्सनालिटी उसका होना बहुत जरूरी है। नो वन कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। तो क्या कहना चाहता है कि नो वन कैन मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। कोई भी बंदा अपने साथ, अपने खुद के साथ अगर वो चाहे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो पॉसिबल नहीं है। नो वन कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। तो कोई भी पर्सन अपने खुद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकता। ये बातें ध्यान रखने की। एक केस हुआ गुजरात वर्सेस रमनलाल का केस हुआ। क्या केस था बेटा, उसमें क्या कहानी थी? उसमें क्या हुआ कि एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, और जब डिसोल्यूशन हुआ तो पार्टनरशिप फर्म में जब बंटवारा होता फर्म की प्रॉपर्टी का, तो वो उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी अपने पास में रख ली डिसोल्यूशन में कि भाई ठीक है, उसके नाम से कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी या फर्म के नाम से कोई प्रॉपर्टी थी, उसने बंटवारे में उसके हिस्से में आ गई। टैक्स डिपार्टमेंट उसके अंदर सेल टैक्स लेना चाहता है। वो चाहता है कि भाई देखो कि फर्म ने अपने पार्टनर को प्रॉपर्टी बेच दी, इसलिए सेल टैक्स दो या टैक्स दो इसके अंदर। तो यार अल्टीमेटली कोर्ट में मामला पहुंच गया और कोर्ट को यह कहना पड़ा कि देखो एक पार्टनर अपनी फर्म से जुदा आदमी नहीं है, मतलब एक पार्टनर अपनी फर्म से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो टू पार्टीज इसमें हुई नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म ने जब अपने ही आपको या अपने ही पार्टनर को अगर कोई प्रॉपर्टी दिया और जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो कोई टैक्स नहीं बनता। प्रूव क्या हुआ? प्रूव ये हुआ कि भाई दो पार्टी होना जरूरी है, वन इज ऑफरर अनदर इज ऑफरी। दो सेपरेट लीगल एंटिटी होना जरूरी है। हम कई बार पार्टीज को पर्सन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब पर्सन को ऐसे नहीं समझना बेटा। पर्सन क्यों नहीं समझना है? पर्सन में बी टू और मोर, पर्सन में बी टू और मोर, मतलब पर्सन कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, मान लो चार आदमी मिलकर के अगले वाले चार से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो आप फिर फंस जाओगे। तो कहने का मतलब पार्टीज याद रखो, पार्टीज ए पार्टी और बी पार्टी। बोलो क्लियर हो गया? आई थिंक टू पार्टीज अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत दिमाग में रहनी नहीं चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। व्यक्ति हो सकते हैं, पार्टीज दो होगी, एक ऑफरर और एक ऑफरी। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मैं आपको लेकर के आगे बढ़ता हूं तो अगला जो एसेंशियल एलिमेंट में लेके आता हूं आपको, वो कौन सा लेके आता हूं? कहता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या कहना चाहते हैं भैया? देखो दोनों बंदे जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उनका ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। मतलब कैसा कैसा नहीं होना चाहिए? तो कहता है कि केवल और केवल लॉफुल इंटेंशन से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। आ रही बात समझ में? अगर आपका इंटेंशन कैसा है, अगर आपका इंटेंशन सोशल है, अगर आपका इंटेंशन डोमेस्टिक है, अगर आपका इंटेंशन रिलीजियस है, या अगर आपका इंटेंशन केवल जोकिंग है, तो इसमें किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नो कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसी में भी क्या नहीं क्रिएट होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। सोशल रिलेशनशिप का एक केस हुआ, और क्या केस हुआ? केस का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। अच्छा जी, क्या हुआ बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में? एक हस्बैंड ने और एक वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
एक हस्बैंड थे और एक उनकी वाइफ थी। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस किसके लिए किया कि वो उसको मनी देगा, और मनी की जगह मैं यहां वर्ड काम में ले रहा हूं मेंटेनेंस देगा, है ना। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को कि वो मेंटेनेंस चार्जेस देगा अपनी वाइफ को, लेकिन लेटर ऑन उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, नहीं दिया। अब नहीं दिया तो वाइफ ने क्या किया, हस्बैंड के ऊपर क्लेम किया। तो क्या वो सक्सेसफुल होगी? वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट था। बेसिकली आप इसको किस में लीजिए, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि किसी फादर का और सन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या मतलब कि फादर ने अपने बच्चे को कहा, क्या कहा कि भाई अगर तू बढ़िया परसेंटेज लेकर के आता है तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपीज। अच्छा, क्यों देगा? वो देगा अगर ये बेटा अपनी तरफ से क्या लेके आता है, अपन यहां लिख लेते हैं फर्स्ट डिवीजन, ऐसा लिख लेते हैं, है ना, फर्स्ट डिवीजन लेकर के आएगा। अब बच्चा फर्स्ट डिवीजन ले आता है तो क्या बेटा अपने फादर पर क्लेम करके 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अगेन बिजनेस नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसी धर्म के अंदर डोनेशन देने का विदाउट एनी क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन कोई प्रॉमिस किया जाए तो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी तरह का कोई प्रॉमिस किया गया है ना, प्रॉमिस किया गया चैरिटी के लिए या डोनेशन के लिए। प्रॉमिस काहे के लिए? या तो किसी प्रकार की कोई आप चैरिटी करवाना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का आप कोई डोनेशन करवाना चाहते हैं। तो चैरिटी और डोनेशन के लिए अगर बाय द वे कोई प्रॉमिस है तो वो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, और चूंकि वो क्या होगा, बेयर प्रॉमिस होगा। बेयर प्रॉमिस, न्यूडम पैक्टम, बेयर प्रॉमिस अगर वो होगा तो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। क्योंकि किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को मंदिर में दान देने के लिए कहा कि मैं मंदिर में आपको बनाने के लिए दान दूंगा, और आप क्या नाम से जो है मैं वादा करता हूं, और बाद में वो नहीं दे, तो यू कैन नॉट क्लेम ऑन टू द प्रॉमिसर। लेकिन यहां एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग को आप समझिए क्या है। बेसिकली ट्विस्टिंग ये है, अगर इस प्रॉमिस के बिहाफ पर सामने वाला बंदा कोई लायबिलिटी क्रिएट कर ले अपने ऊपर, तो फिर ये प्रॉमिस एनफोर्सिएबल होगा। सर जैसे मान के चलिए कि मैं एक पुजारी हूं, और मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मुझे वादा कर दिया कि सर मैं इस मंदिर में फ्लोरिंग के लिए, या इसमें जो आप मान लीजिए मार्बल लगाना चाहते हैं फ्लोर में, उसके लिए 10 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कहा देख दे देगा कंफर्म? बोला हाँ। मैंने कहा तो एक काम कर यार, उस मार्बल वाले को फोन कर दे कि इतने रुपए का मार्बल यहां पहुंचा दे। इस बंदे ने उसको फोन कर दिया कि इतने रुपए का मार्बल मंदिर में पहुंचा दे। अल्टीमेटली पैसा कौन देगा? वो बंदा देगा जिसने ऑर्डर दिया, या मैं इस बिहाफ पर उसको ऑर्डर देता हूं मंदिर मार्बल वाले को, तो फिर अगेन मार्बल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जिसने वादा किया। जब तक उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है तब तक तो केवल बेयर प्रॉमिस रहेगा और नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, और मजाक के लिए कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो अब समझ के आया इस पूरे से समझ में आया कि हमेशा इंटेंशन जो है ना वो लीगल लायबिलिटी का होना चाहिए, और जितने भी बिजनेस प्रॉमिसेस होते हैं, BUSINESS, जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन लीगल होता है। ये प्रजम्पशन ऑफ लॉ है। लॉ का प्रजम्पशन है कि जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली, कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली क्या रहता है? लीगल इंटेंशन होता है। दैट्स व्हाई ऑल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आर enforceable provided they are made according to the provision of ICA 1872। 1872 का जो ये एक्ट है, 1872 का जो ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर भाई दी वे क्या क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो भैया फिर तो वो एनफोर्सिएबल है। बट कैसा कैसा होना चाहिए? लीगल इंटेंशन, लीगल रिलेशनशिप। कैसा नहीं होना चाहिए? सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, जोकिंग एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई। अच्छा जी, अब अगर इसके बाद फर्दर हम और आगे प्रोसीड करें तो उसको प्रोसीडेशन में हमको क्या समझना है? तो देखिए प्रोसीडेशन में हमको समझना है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, या इसके बाद जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल रिलेशनशिप तो ठीक है कि उसमें क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस लीगल रिलेशनशिप में और कुछ भी चीज अगर वो कहे तो क्या क्या चीजें आ जाएगी। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा
तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट में अदर फॉर्मेलिटीज है, इफ रिक्वायर्ड, अब देखो मैं यहां एसेंशियल नहीं बोल रहा हूं, इफ रिक्वायर्ड, कि इफ रिक्वायर्ड है अदर फॉर्मेलिटीज, मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदर फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है तो अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, अब क्या कहता है, इफ रिक्वायर्ड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, तो वो फिर जरूरी होना चाहिए। क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर what require legal formulation, certain contract require, certain contracts में क्या जरूरत होता है, तो कहता है legal requisites, requisites का मतलब भी रिक्वायरमेंट ही होता है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर लीगल रिक्विजिट्स, उसमें कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे क्या कि इट शुड बी रिटन, जैसे क्या क्या होना चाहिए कि इट शुड बी, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो तो कहता है कि इट शुड बी रिटन कॉमा या ऑब्लिक रजिस्टर्ड ऑब्लिक in presence of witness, in presence of witness। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्या क्या रिक्विजिट्स है, रिक्विजिट्स है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, तो कहता है कि वो रिटर्न होना चाहिए, तो फिर रिटर्न होना ही चाहिए। अगर उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है तो रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अगर उसको किसी विटनेस की जरूरत है तो भैया उसमें फिर विटनेस होना ही चाहिए, अदरवाइज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा। पर ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर नहीं है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर नहीं है। सर्टेन, मैंने एक वर्ड लिखा, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज या रिक्विजिट्स चाहिए। कुछ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट को क्या चाहिए, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट को लीगल रिक्विजिट्स या लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए, कि वो लिखा हुआ हो, कि वो रजिस्टर्ड हो, कि वो विटनेस में हो। जैसे बात करें, देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर भाई दी अपन बात करें कौन से कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है ना, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, रिटर्न, है ना। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल और बाई के होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे कैसे होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए विल वगैरह है, अगर मैं बात करूं, है ना, विल जो लिखी जाती है, वसीयत जो लिखी जाती है, वो भी कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा किसकी जरूरत होती है, उसमें कोई ना कोई विटनेस चाहिए। जैसे कि अगर बाय द वे सेल और बाय का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेल का और बाय का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विटनेस चाहिए होता है। और इवन पार्टनरशिप का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पार्टनरशिप डीड जब आप बना रहे हो, तो पार्टनरशिप डीड में भी किसकी जरूरत होती है बेटा, पार्टनरशिप डीड में भी विटनेस की जरूरत होती है। तो अब ये सब की जरूरत नहीं है बेटा। नॉर्मल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ माउथ हो रहा है, बोलना और कहना सुन करके, तो वो वैलिड माना जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अपन ने बाजार में जाकर के टेम्पो हायर किया कहीं आने जाने के लिए, या मान लीजिए हमने कोई सब्जी सेल और बाय की, या हमने कुछ जो छोटी मोटी चीजें, उन सब के लिए एग्रीमेंट के रिटर्न, रजिस्टर्ड और विटनेस में होने की जरूरत नहीं है। बट सर्टेन एग्रीमेंट के लिए क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है, कि जब तक आप उसको लिख के रजिस्टर्ड नहीं करोगे, विटनेस नहीं करोगे, तो फिर वो नॉट एनफोर्सिबल है। तो ये सबके लिए नहीं, सर्टेन के लिए है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होना जरूरी है, तो है, करो, नहीं करोगे फंस जाओगे। इज दिस क्लियर।
पर हर कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे करना जरूरी नहीं है, बोल के भी करोगे तो वही होगा जो लिख कर करते कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे मैंने बताया कि हायरिंग ए टैक्सी, हायरिंग ए मोटर कार, हाँ, और वॉटएवर बहुत सारे दिन में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, परचेजिंग बनाना फ्रॉम द मार्केट, और बहुत सारा चीजें इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर अपन रेंट डीड बना रहे हैं, मान लीजिए अपन कोई लीज पर ले रहे कोई प्रॉपर्टी को, भैया फिर कैसे कर लेना, लिख के कर लेना भैया, फिर क्या करा लेना, रजिस्ट्रेशन करा लेना भैया, और उसके साथ में एक अपना क्या रख लेना भैया, एक गवाह रख लेना। तो इस सिचुएशन में आप इसको समझ सकते हैं। चलिए और आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। इसके बाद कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनाने जा रहे हो ना, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर, है ना। तो देखिए अपन ने कितने पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए या 3 पढ़ लिए, आई थिंक 3 पढ़ लिए, एक बार वापस पीछे चल लेते हैं। तो हाँ जी 3 पढ़ लिए, चौथे पे हम आ रहे हैं। और चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो ना, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, नॉट अनक्लियर, और हम कह सकते हैं कि वेग नहीं होना चाहिए, मतलब वेग नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और अनआइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए, अनआइडेंटिफाइड ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आइडेंटिफाइड होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर, नॉट वेग, अनआइडेंटिफाइड, मतलब इट शुड बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा जी, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको यही नहीं पता कि उसमें करना क्या है, तो फिर वो वैलिड ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कहता है ना, ए एग्री टू सेल बी, है ना, क्या कहता है, ऑयल, या हम कह सकते हैं अ कार, बस अ कार, और ये पता नहीं कौन सी, है ना। या अपन ऑयल के भी लिए कह सकते हैं कि ए एग्री टू सेल, पर क्योंकि आपकी बुक में ऑयल को ही लेकर के दिया हुआ है, तो ऑयल भी अपन कह सकते हैं कि ए एग्री टू सेल ऑयल, है ना। और कितना मान लेते हैं, 100 लीटर्स ऑफ ऑयल वो उसको सेल करने के लिए तैयार है। ठीक है साहब, अच्छा अब वो उसको सेल करने के लिए तैयार है, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन सा, विच नॉट क्लियर, विच नॉट क्लियर। अब विच नॉट क्लियर, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, कंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं कंक्लूड होगा, क्योंकि विच टाइप, कौन सा प्रकार का, ये क्लियर नहीं है, विच टाइप नॉट क्लियर, हेंस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। क्यों, मीनिंग इज नॉट क्लियर, मीनिंग शुड बी ऑलवेज क्लियर। आ रही बात समझ में। ऐसे ही एक और एग्जांपल कर सकते हैं, वो क्या, कि ए एग्री टू सेल अ कार टू बी, मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं, his red car, A is ready to sell his red car to B, A एग्री है अपनी रेड कार किसको बेचने के लिए, B को, बट इन विच मनी, तो कहता है what could be paid by B, What could be paid by B, मतलब जितने पैसे कौन दे देगा, B उतने ले लेगा A। तो यार ये तो फिर आगे क्या हो गया, नॉट क्लियर, है ना। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, प्राइस इज नॉट क्लियर, PRICE, प्राइस इज नॉट क्लियर। या हम इसको यूं भी तो कह सकते हैं कि कंसिडरेशन, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो कंसिडरेशन आपको अच्छे से याद आ जाएगा। कंसिडरेशन इज नॉट क्लियर, जब कंसिडरेशन इज नॉट क्लियर तो भैया फिर ये वापस से क्या हो गया कि वेग हो गया, अनआइडेंटिफाइड हो गया, तो भैया फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। देखिए आप इन सब के द्वारा समझ सकते हैं। और ए कह सकता है क्या, कि ए कहता है बी को क्या, कि इन रिटर्न ऑफ 10,000 रुपीज, या ए कहता है बी को इन रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अमाउंट, in return of 10 lakh rupees, I will do some good, अब यार ये do some good क्या होगा, not clear, तो अब do some good not clear, hence it is a void agreement, बनेगा ही नहीं। तो भैया हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, क्लियर, कैसा नहीं होना चाहिए, वैग, अनआइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए। मान लो
ए के पास 4 अलग अलग रंगों की कारें हैं, ठीक है, और वो कहता है मैं तुम्हें अपनी एक कार दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्लियर, लेकिन चारों अलग अलग रंगों की है, उसने कहा मैं अपनी लाल कार तुम्हें दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर। तो देखो इट मीनिंग शुड बी क्लियर, ऐसा कहना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी क्लियर, या इट मीनिंग, इसका जो मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बट अगर बाय द वे नॉट कुड बी मेड क्लियर तो वैलिड, कुड बी मेड क्लियर तो भाई सर्कमस्टेंसेस से अगर क्लियर हो रहा है तो वैलिड, और अगर सर्कमस्टेंसेस से क्लियर नहीं हो रहा तो फिर ये वॉइड। अभी देखिए इस वाले केस में जब वो क्या कह रहा था कि मैं तुम्हें 100 लीटर ऑयल दे दूंगा 50,000 के बदले, और एक केवल और केवल मस्टर्ड ऑयल में डील करता है, केवल और केवल मस्टर्ड ऑयल में डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर, हेंस वैलिड एग्रीमेंट। अब यहां उसने कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी कार, लाल कार बेच दूंगा 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए प्राइस मान लीजिए फिक्स कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर। अगर भाई वो कहता है कि अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक प्लॉट खरीद के दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर। तो भैया अगर क्लियर बनाया जा सकता है तब तो वो वैलिड, और क्लियर नहीं बनाया जा सकता, पर सर्कमस्टेंसेस से भी नहीं बन सकता, तो भैया फिर तो वो वॉइड ही माना जाएगा। अभी वैलिड वॉइड पे घबराना नहीं बेटा, ये सारे वर्ड्स में एक एक करके आज ही आपको समझाने वाला हूं कि वैलिड क्या, वॉइड क्या, इतना अच्छे से आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा कि यू विल जस्ट अमेज कि यार साला हमें इतने दिनों से समझ में नहीं आ रहा था, कितना आसान है। और 90% बच्चा इसमें फंसा हुआ पड़ा रहता है, जबकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज वैलिड, व्हाट इज वॉइड, व्हाट इज इलीगल, ये सब चीजें एक साथ अच्छे से क्लियर हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम दिमाग में नहीं रह जाएगी। बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुरंत प्रॉम्प्ट रहिए। आइए भाई आगे हम इसमें प्रोसीड करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट बच रहा है वो क्या कि इट शुड बी पॉसिबल, इट शुड बी पॉसिबल। पांचवा एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि इट शुड बी पॉसिबल, इट शुड बी पॉसिबल। मतलब जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल डीड के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल इट शुड बी पॉसिबल में अगर मैं बात बताऊं तो किस तरह से कहना चाहूंगा कि ए प्रॉमिसेस टू बी, ए प्रॉमिसेस टू बी क्या कि ब्रिंग स्काई फ्लावर, ब्रिंग स्काई फ्लावर, कि वो स्काई फ्लावर ला देगा, किसके लिए, बी के लिए, कितने रुपए में, 50,000 रुपीज। तो ये बेकार की बात है क्योंकि आकाश में कोई फूल होता ही नहीं है, आकाश में किसी तरह का कोई फूल नहीं होता। या फिर हम कहें कि ए बी से कहता है कि आई विल मेक अ पैरेलल लाइन विच क्रॉस ईच अदर है। ए कहता है विल ड्रॉ पैरेलल लाइन which cross each other। बताओ क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको लग रहा है कि कोई चीज अगर पैरेलल लाइन है तो क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस करेगी तो पैरेलल लाइन नहीं होगी? अब वो कह रहा है कि आई विल ड्रॉ पैरेलल लाइन विच क्रॉस ईच अदर, तो खुद अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपको लग रहा है ये पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं जी, बिल्कुल इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो तो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। एक जो आपके बुक में जो दिया हुआ है वो क्या कहता है कि ए प्रॉमिसेस टू बी, ए प्रॉमिसेस टू बी क्या प्रॉमिस करता है, टू फाइंड ट्रेजर, टू फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक। कह रहा है कि मैजिक के द्वारा, जादू के द्वारा जो है वो क्या करेगा, एक खजाना उसके लिए खोजेगा। प्रॉमिस टू फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक। आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसके बदले मान लो बी से 2 लाख रुपए ले लेता है कि 2 लाख रुपए दे दे और मैं तुम्हारे घर में जो है ना खजाना छुपा हुआ है वो ढूंढ के निकाल के दे दूंगा। तो आपको लग रहा है ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह के जो अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो आकाश से फूल तोड़ के लाने के, या मान लीजिए कि पैरेलल लाइन को क्रॉस करवाने के, या मान लीजिए जादू से खजाना ढूंढ के देने के, तो भैया ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। इसको कभी भी करा नहीं जा सकता। कोई काम पहले से किया जा चुका उसको करने का वादा कर रहा है तो ये सब चीजें गलत मानी जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पांचों एसेंशियल एलिमेंट।
अब मैं आपको धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहा हूं किस तरफ विद्यार्थियों, सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट की तरफ, जो ज़्यादा मेजर थे। ये तो सब सिंपल थे, आपको सब चीज़ें समझ में आती गई, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। अब मैं आपको शिफ्ट किस तरफ कर रहा हूँ, सेक्शन 10 वाले एसेंशियल एलिमेंट की तरफ, और वो ज़्यादा मेजर है। वैसे देखो विद्यार्थी, एक बार तो मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में, अभी जैसे जितना हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी शॉर्ट और फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे लॉन्ग में रिपीट होगी। पूरी यूनिट्स, एक एक यूनिट आपकी जो है वो एक एक एसेंशियल एलिमेंट पे बनी हुई है। जैसे यूनिट फर्स्ट जब हम खत्म करेंगे तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन खत्म कर लेंगे। जैसे हम यूनिट 2 पे बात करेंगे तो कंसिडरेशन खत्म कर लेंगे। जैसे हम यूनिट 3 पर आएंगे तो अदर एसेंशियल एलिमेंट में हम कैपेसिटी की बात करेंगे। फिर यूनिट 4 में अगर हम आएंगे तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक एसेंशियल एलिमेंट जो है हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आगे पूरा डिटेल से आना है, इसलिए अभी कुछ चीज नहीं भी समझ में आए तो डोंट गेट पजल, बी इजी, हर चीज आपकी आगे सही होती चली जाएगी। चलिए, सो गाइज अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कहां, सेक्शन 10 की तरफ। आइए, एसेंशियल एलिमेंट्स according to section 10, सेक्शन 10 इसेंशियल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, धारा 10 के इसेंशियल एलिमेंट की चर्चा करने वाला हूं। अब अपन किसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात नहीं कर रहे हैं जनरल इसेंशियल एलिमेंट की, अब हम बात करें अदर इसेंशियल एलिमेंट जो किसके अकॉर्डिंग है, सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक तो क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, प्लस एक क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अच्छा जी, एक ऑफर होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और ऑफर और एक्सेप्टेंस के पीछे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो कहता है कि लीगल इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम उधर की तरफ भी डिस्कस कर चुके थोड़ा सा, तो यहाँ हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रह गई है। इस तो कहता है लीगल इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको लीगल इंटेंशन होना चाहिए। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा आपको अभी बताने की जरूरत है नहीं, हालांकि आगे मैं इसमें आगे और बताऊंगा, ऑफर को अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेंस को डिस्कस करेंगे, पर एक चीज़ बताने की मेरी बहुत तगड़ी इच्छा है, तो मैं तुरंत बता देता हूँ। आगे जाके हम आपको पढ़ाएंगे कि ऑफर इज ए गन पाउडर और एक्सेप्टेंस इज ए मैच स्टिक। एज गन पाउडर और मैच स्टिक्स मैट विच ईच अदर इट ब्लास्ट। बोला सर क्या मतलब, टू क्रिएट अ ब्लास्ट, टू मेक अ ब्लास्ट हैपन, व्हाट इज रिक्वायर, वन इज ऑफर अनदर इज एक्सेप्टेंस। और दोनों अगर मैचअप कर जाते हैं, दोनों अगर मीटअप कर जाते हैं, तो वही सब क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए किसी अकेला गन पाउडर कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, अकेला मैच स्टिक कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, अंटिल अनलेस दोनों मैचअप नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो हमारे पिक्चर के दो ही मेन हीरो है, एक हीरो है ऑफर और एक हीरोइन है एक्सेप्टेंस। ये दोनों मिलकर के गाना गाएंगे, ये दोनों मिलकर के जब पिक्चर को आगे लेके जाएंगे तो भाई साहब इट मे बी हैप्पी एंडिंग। मैं आपको ये भी समझाऊंगा पिक्चर की तरह से कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉजिटिवली हो गया तो इट इज हैप्पी एंडिंग मूवी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया या ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटी इट सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, कि वो एनफोर्स होने से रुक गया, तो भाई साहब यही चीज एक ट्रेजेडी पिक्चर बन जाएगी। हम डिस्कस करेंगे, पर इस पिक्चर के जो मुख्य पात्र हैं, इस पिक्चर के जो मेजर कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर कौन हैं। एक कैरेक्टर ऑफर है जो हम मेल की तरह से डील करेंगे, एक कैरेक्टर एक्सेप्टेंस है जो हम फीमेल की तरह से डील करेंगे, और दोनों मिलेंगे तो ही आगे क्रिएशन फर्दर प्रोसीड करेगा। बहुत शानदार समझ में आएगा, आगे बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है साहब, अब दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि देखो ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद में जो हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है, तो कहता है कैपेसिटी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको कैपेबिलिटी चाहिए, तो कैपेबिलिटी बोल दो चाहे कैपेसिटी बोल दो, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो कहता है कि कैपेबिलिटी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास में कैपेबिलिटी होना चाहिए या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी, ये सब वर्ड्स आपको ध्यान होना चाहिए। कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। कॉन्ट्रैक्ट
क्रिएट करने के लिए कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंसी हो या कैपेसिटी हो, तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इनकॉम्पिटेंट ये वर्ड आ रहा है ना बेटा, कॉम्पिटेंट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम कहना चाहते हैं कि पर्सन कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। बोला सर क्षमता का क्या मतलब है, कि ऐसा बंदा 3 तरह का नहीं होना चाहिए। अगर वो बंदा 3 तरह का है तो फिर वो इनकैपेबल हो जाएगा या नॉन कॉम्पिटेंट हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये तो हो गए कॉम्पिटेंट। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो कहेगा कि हु आर इनकॉम्पिटेंट, हु आर इन कॉम्पिटेंट, कि आखिरकार सर ये इनकॉम्पिटेंट लोग कौन होते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि हु आर इनकॉम्पिटेंट, कि आखिरकार ये इनकॉम्पिटेंट लोग कौन से हैं, ये कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हु आर इनकॉम्पिटेंट, तो इनकॉम्पिटेंट जो बंदे हैं उनकी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वो कौन है। तो देखिए, सबसे पहले कहता है माइनर, दूसरा कहता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और एक आता है पर्सन डिसक्वालिफाइड, disqualified by law, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 तरह के लोग हैं हु आर इनकॉम्पिटेंट टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनमें कैपेसिटी नहीं है। माइनर कौन है, अभी देखिए इसको हम फिर से, मैंने कहा ना इस पे पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, है ना। पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, है ना, पर्सन बिलो the age of 18 years, below the age of 18 years, जिसने अभी 18 साल की उम्र को प्राप्त नहीं करा है, below the age of 18 years, जिसने अभी 18 साल की उम्र को प्राप्त नहीं करा है, वो क्या कहलाता है, वो माइनर कहलाता है। ठीक है सर। दूसरा क्या कहता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, कि ऐसा आदमी जो पागल नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकते हैं, माइनर नहीं कर सकते, तो फिर कौन कर सकते हैं, तो फिर कर सकते हैं मेजर, कौन कर सकते हैं, साउंड माइंड पर्सन कौन कर सकते हैं, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीनों में अगर नॉट लग जाए तो ये कर पाएंगे, और अगर ये तीनों ऐसे कैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में क्या कहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग इसमें वो वर्ड्स आएंगे। फिलहाल हम एक वर्ड बताते हैं, ल्यूनेटिक्स। अब बोला सर ये ल्यूनेटिक्स क्या होते हैं, है ना, कभी पागल कभी सही, है ना। तो कभी कभी तो क्या होते हैं कि कभी कभी तो होते हैं साउंड और कभी कभी होते हैं अनसाउंड, और दोनों के इंटरवल से ये लोग गुजरते रहते हैं, कि ऐसे व्यक्ति जो कभी साउंड हो जाते हैं कभी अनसाउंड हो जाते हैं। ल्यूनेटिक से जैसे, अच्छा ल्यूनेटिक क्यों कहा, देखो बड़ा मस्त है, इतना लॉजिकल है, आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। लूनर कहते हैं बेटा चंद्रमा को, और चंद्रमा की कलाएं जैसे घटती और बढ़ती है वैसे ही ये पागलों को दौरा पड़ता है और दौरे से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी जब दौरे से बाहर निकल जाते हैं तो साउंड माइंड, और कभी कभी जब दौरे में आ जाते हैं तो अनसाउंड माइंड, है ना। ऐसे एक वर्ड होता है इडियट, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता बेचारा, इडियट कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। इडियट क्या होता है, फूल बाय बर्थ, बेचारा बहुत बचपन से ही बहुत बोला है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बिल्कुल कोई ज्यादा पता ही नहीं रहता दुनियादारी के बारे में, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, फूल बाय बर्थ। तो ऐसे लोगों को मना कर रखा कि भैया अपने दिमाग पर जोर मत डालो और कॉन्ट्रैक्ट मत करना। तो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होते हैं, इनके लिए अलग से कैटेगरी है। कुछ लोगों को उन्होंने कह रखा कि आप कॉन्ट्रैक्ट मत करना, जैसे कि एक अपन बात करते हैं एम्बेसडर्स जो होते हैं, है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। इसको बहुत डिटेल से हम समझेंगे। फिलहाल अपन इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं कि इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट को मना कर रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मत करना, है ना। कन्विक्ट्स को मना कर रखा है कि आप कॉन्वेक्ट्स मत करना। कन्विक्ट्स, जो कन्विक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे होते हैं, उनको मना कर रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मत करना। इसमें एक लंबी चौड़ी एक वो श्रृंखला है जिसको हम यहाँ बताएंगे। फिलहाल आप समझिए कि ये लोग हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा क्या क्या कि बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पागल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जिनको लॉ ने मना कर रखा है कि भी तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम्हारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो काई को टेंशन लेने और देने का, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का, ये बताया इंसॉल्वेंट को। कन्विक्ट को कह रखा है यार तेरे ऊपर तो पहले से आरोप है, बदनाम आदमी, तू क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यार। कन्विक्ट का मतलब आरोपी, जिसके ऊपर कोई आरोप लगे हुए, तो पहले चार्ज से फ्री हो, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हुए, तुम्हारे को जो सजा हो रखी है उनसे मुक्त हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। बेटा संजय दत्त के साथ क्या हुआ कि संजय दत्त ने है ना आर्म्स अपने पास रख रखे, तो जितने समय जेल में गए तो उतने समय के लिए जितने कॉन्ट्रैक्ट उसने फिल्म मेकिंग के किए थे सब सस्पेंड हो गए, और जैसे ही वो वापस आया जेल से बाहर निकलने के बाद सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गए। तो भाई जब तक तू कन्विक्ट है, भाई तू जब तक जेल के अंदर है, भाई तू जब तक तेरे ऊपर आरोप है, जब तक तेरी जमानत नहीं हो रखी है, भैया तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। कन्विक्ट है तो आरोपी है। इज दिस क्लियर? तो खैर फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलिए फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, कैपेसिटी के बाद जो तीसरे नंबर पे आएगा वो आएगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए क्या कहता है, और देखो आपकी बुक में ना कंसिडरेशन और लॉफुल कंसिडरेशन को दो अलग अलग बना रखा है ना। तो हम भी यहाँ दो बना लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अदरवाइज ये है एक ही, पहले कंसिडरेशन और इट शुड बी लीगल। Every contract require consideration. If no consideration, no contract. But it should be always lawful. Object and consideration of a contract should be lawful. चर्चा करेंगे कैसे, आइए। तो सबसे पहले कहता है कि कंसिडरेशन हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में जब कंसिडरेशन होना चाहिए, जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मेरा सीधा सा मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए और उसमें कंसिडरेशन क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न, सेक्शन 2D। अभी बोला सर आपने, पहले तो सेक्शन बोला ही नहीं। अरे भाई इसलिए कहीं आप डर नहीं जाओ, है ना। ऑफर और एक्सेप्टेंस 2A 2B थे, हमने पहले चर्चा कर ली थी। और जो था ना कैपेसिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो सेक्शन 10 के साथ 11 और 12 आ जाता है। 11 और 12 आ जाता है। 11 में उन्होंने कहा कि माइनर कौन है, सारी चीजें बताई, और सेक्शन 12 में वो अनसाउंड माइंड के बारे में बात करते हैं। फिलहाल जब हम आगे बढ़ते हैं कंसिडरेशन, तो यहां से मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन की गुट्टी पिलाना शुरू करता हूं। तो कंसिडरेशन के लिए उन्होंने कहा, कंसिडरेशन कहां बोला, सेक्शन 2D जो है वो हमें किसके बारे में ज्ञान देता है, कंसिडरेशन के बारे में ज्ञान देता है। और क्या ज्ञान देता है कंसिडरेशन के बारे में, तो कहता है कि क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, क्विड प्रो को, और इसको, ये तो है लेटिन, ये कौन सी भाषा है, ये भाषा है लेटिन। लेटिन लैंग्वेज में इसने इसको क्या कहा, लेटिन लैंग्वेज में इसने इसको कहा क्विड प्रो को। और नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहता है, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको कहता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ, समथिंग इन रिटर्न। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसके बदले में जो भी कुछ लेन देन कर रहे हो ना, वो बेसिकली क्या कहला रहा है, वही बेसिकली कंसिडरेशन कहला रहा है। जो कुछ के बदले कुछ आप लेन देन कर रहे हो वो कंसिडरेशन है। जैसे ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बी से, और ए ने बी को क्या दी थी, अपनी कार, और बी ने ए को क्या दिया था, 2 लाख रुपीज। तो बताओ दोनों के लिए कंसिडरेशन है। कैसे कंसिडरेशन है बेटा, कि इसको तो क्या मिली, ए को अपने 2 लाख के बदले, या ए की कार के बदले ए को क्या मिल गए, 2 लाख रुपए, और बी को क्या मिल गई, कार। तो देखो इसको तो क्या मिला, इसको कंसिडरेशन मिला मनी, मनी कंसिडरेशन। अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और इसको कार कंसिडरेशन। तो जिसको जिसके बदले जो मिला, ऐसे नहीं कहना वफा के बदला बेवफा मिले, बेवफा के बदले वफा, ये सब फर्जीवाड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चलता। कॉन्ट्रैक्ट में जिस चीज के बदले जो मिला, जिस चीज के बदले क्या, इसको कार के बदले पैसा मिला, उसको पैसे के बदले कार मिली, तो जिनको जिस चीज के बदले जो मिला बस वही क्या कहलाता है, कंसिडरेशन।
तो कहता क्या चाहता है, कहना ही चाहता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन। एवरी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में किस चीज की जरूरत है, कंसिडरेशन की। तो कहता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन। एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर, एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रिक्वायर है हर कॉन्ट्रैक्ट में। और क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। और हम यूं भी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, contract without consideration is void ab initio, void from beginning, void from beginning. Contract without consideration is void ab initio, not enforceable by law. जब मैं लिखता हूं ना void ab initio, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है not enforceable by law, not enforceable by law। ये देखो साहब, तो क्या कहना चाहता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर कॉन्ट्रैक्ट में, बोलो किसकी जरूरत होती है, जल्दी बोलो, हर कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर कंसिडरेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन की जरूरत है ना। और ये बोला क्या, नो कंसिडरेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो नो कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। अब कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, अगर किसी ने विदाउट कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, तो उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। और वॉइड फ्रॉम बिगनिंग को ही हम कई बार किस नाम से पुकारते हैं, हम कहते हैं वॉइड एब INITIO, वॉइड एब इनिशियो। इसी का लेटिन नाम है, मतलब इसी को वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग को ही लेटिन लैंग्वेज में, लेटिन लैंग्वेज में बोलो क्या कहते हैं, वॉइड एब इनिशियो। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट को बोलो किसकी जरूरत है, कंसिडरेशन। बदले में कुछ ना कुछ, वॉट एवर यू आर रिसीविंग इन रिटर्न, वॉट एवर यू आर रिसीविंग इन रिटर्न, वॉट एवर यू आर रिसीविंग इन रिटर्न, जो भी आपको बदले में मिल रहा है ना, समथिंग इन रिटर्न, what is you are receiving is called consideration। I think आपको समझ आ गया, और भी आगे समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही समझना है कि जो बदले में मिल रहा है वही कंसिडरेशन है, और उसका लेना देना बहुत जरूरी है। अगर बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो न्यूडम पैक्टम है, बेयर प्रॉमिस है, बेयर प्रॉमिस नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। न्यूडम पैक्टम अगेन लेटिन फ्रेम है, जो किसके लिए काम आ रहा है, बेयर प्रॉमिस के लिए। और बेयर प्रॉमिस क्या है, अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन, ए प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज अ बेयर प्रॉमिस। आइए इसको भी अगर मैं चाहूं तो शायद कहीं लिख देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज अ बेयर प्रॉमिस, और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको भी अपन एक बार के लिए फटाफट से देखें। इस पे आते हैं, फिर इस पे आते हैं और फिर इसको ऊपर लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट, इसको यहां लिख देते हैं और इस तरह से हम इसको देखें जरा क्या इसमें आ रहा है। तो इससे लेके चलते हैं। तो क्या कहना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज मत करो अब, प्रॉमिस, प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन, promise without consideration is what, bare promise,
और ये जो बेयर प्रॉमिस है इसी को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा, न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम, न्यूडम पैक्टम मतलब बेयर प्रॉमिस। तो प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज बेयर प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड न्यूडम पैक्टम। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरी प्रॉमिस शुड हैव कंसिडरेशन, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट। हमने पहले ही बात कर ली कि जब जब एग्रीमेंट अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या होना जरूरी है कि प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, तो ही एग्रीमेंट बनेगा। आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंसिडरेशन के बिना जग सुना सुना लागे, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। जग सुना सुना लागे तो बोलेगा मतलब कि ये इसमें कहानी खत्म है, अगर कंसिडरेशन नहीं तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं। चलिए अभी इतना ही समझना है, फर्दर और आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट पर। और जो फ्लो चार्ट हम आपको लेके चलेंगे किसके बारे में, तो वो हम आपको लेकर के चलेंगे रिगार्डिंग फ्री कंसेंट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, या चलिए इसी में एक बार हैंड टू हैंड मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक बार वापस पीछे चलते हैं। हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए मुझे लगता है कि रह ही जाता है। अभी देखिए नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, ये कहाँ उन्होंने डिफाइन किया। नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन को उन्होंने आगे सेक्शन के नाम से भी बोला। नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन को आगे इन्होंने डिफाइन किया और कहा सेक्शन 25। ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक्शन 25 में। आई थिंक ये थोड़ा सा विजिबल उतना नहीं आ रहा, तो मैं इसको एक बार के लिए राउंड कर देता हूं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सेक्शन 25 में ये डिस्क्राइब है और सेक्शन 25 ने क्या कहा, सेक्शन 25 ने कहा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आगे किस चीज़ की कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। जो आप कंसिडरेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो कैसा होता है, तो कहना चाहता है कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। और इसके लिए लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट के लिए जो सेक्शन उन्होंने बताया वो कौन सा है, सेक्शन 23। आगे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, और उसकी चर्चा हम करेंगे सेक्शन 23 में। तो आइए सेक्शन 23 क्या कहता है, कैसे कहता है, उस सबको हम डिस्कस करते हैं। कहना चाह रहा है कि कंसिडरेशन तो होना चाहिए पर इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्या मतलब, देखो अगर कंसिडरेशन लॉफुल है तो इसका मतलब होता है परमिटेड बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ। और जो अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है वो क्या होता है, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन की तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। अनलॉफुल कंसिडरेशन में क्या गड़बड़ हो जाता है, तो कहता है कि अगर कोई कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो अनलॉफुल कंसिडरेशन का मामला 3 तरीके से बनेगा। क्या क्या, कि वो कैसा कैसा नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। तो कहता है कि कंसिडरेशन शुड नॉट बी, तो पहले कहता है कि भाई वो नहीं होना चाहिए ए इलीगल और अनलॉफुल। अगेन अनलॉफुल वर्ड काम में ले रहा हूं मैं। अनलॉफुल को इलीगल कह नहीं सकते बट फिर भी अनलॉफुल, और यहां पर मैं एक बार के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं इलीगल, जो अनलॉफुल के साथ 100% रिजेंबलेंस नहीं रखता, बट फॉर अ टाइम बिंग हम इसको यूज कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन शुड नॉट बी इलीगल। कंसिडरेशन कैसा नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, मतलब लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन शुड नॉट बी इमोरल, इमोरल नहीं होना चाहिए। और कैसा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अगेंस्ट, शुड नॉट बी, ऐसा कर देते हैं ये लो, शुड नॉट बी, कैसा नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, शुड नॉट बी अगेंस्ट PUBLIC पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ऐसा है
तो भैया अगेंस्ट, अगर कंसिडरेशन कैसा है, अनलॉफुल है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो भैया एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। और अगेन वॉइड एग्रीमेंट के लिए जो आपको मैंने लाइन याद करा देनी है वो क्या है, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं होगा वॉइड एग्रीमेंट। हालांकि अभी आपको ये नहीं समझ आया ना इतना, तो टेंशन लेने का नहीं। क्यों नहीं लेने का है, क्योंकि फिर से आएगा। फिलहाल आप इतना सा याद रखो कि भैया देखो जो कंसिडरेशन है ना वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल बोले तो क्या, कि जिसको जो परमिटेड बाय लॉ नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड होगा और नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। बोला सर जैसे, इनका एक एग्जांपल दे देते हैं तो बहुत अच्छा दिमाग में क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि बिना लाइसेंस की बंदूक खरीदना और बेचना है, तो क्या सकता है, गन विदाउट लाइसेंस, गन विदाउट लाइसेंस खरीदना और बेचना। बताओ परमिटेड बाय है या नॉट परमिटेड बाय है? नॉट परमिटेड बाय लॉ है, तो इसलिए इलीगल है या अनलॉफुल है, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। इमोरल क्या होता है, तो इमोरल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रोस्टिट्यूशन, है ना, या कॉन्ट्रैक्ट, पूरा ही लिख देते हैं चलिए, कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रेक मैरिज, टू ब्रेक हेल्दी मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रेक हेल्दी मैरिज, ऐसा लिख देते कि हेल्दी मैरिज को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इमोरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं है। और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में तो 10 सब हेडिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी एक का एग्जाम्पल यहाँ देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 10 हेडिंग्स है, इसको जब ये आएगा तो ही पढ़ेंगे। फिलहाल ऐसा समझना है कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कि ऐसा काम जो पब्लिक पर नेगेटिव इंपैक्ट डाले वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहलाता है, और वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहलाता है, इसलिए नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है। तो फिलहाल कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इज दिस क्लियर? आपको अच्छे समझ में आ रहा है? आई थिंक आप समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को। अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, इसलिए वॉइड एग्रीमेंट में या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर होते हैं। तो गाइज अभी इतना ही करते हैं। इसके बाद में अभी मेरे को आपको 2 चीज़ें और बतानी है, जिसमें मैं आपको क्या क्या और बताने वाला हूँ। तो इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एक तो डिस्कस करेंगे कि फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट की कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। आई थिंक हमने पहले देखें तो ये 5वां डिस्कस कर लिया है, तो 2 और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, या एक का करके देख ले पहले क्या क्या हमने किए हैं। आई थिंक ये 4 था, यस शायद हमने काउंटिंग में गड़बड़ किया। पहला ऑफर, दूसरा हो गया कैपेसिटी, फिर तीसरा हो गया कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद में फिर चौथा हो गया दैट इज कंसिडरेशन के बाद में लॉफुल कंसिडरेशन। तो आइए इस गलती को अभी तुरंत ही हम चेक कर लेते हैं और इसको हम यहाँ कर देते हैं 4। हमने जो डिस्कस किया है वो 4 डिस्कस किया है, और 4 क्या था, तो 4 था लॉफुल कंसिडरेशन। अब जो हमें और डिस्कस करना रह रहा है वो कौन सा डिस्कस करना रह रहा है, कि एक तो डिस्कस करना रह रहा है फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन के बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री कंसेंट, और एक हमें डिस्कस करना रहेगा 5 हम डिस्कस करेंगे फ्री कंसेंट, जो थोड़ा डिटेल का टॉपिक है। और एक और डिस्कस करेंगे वो क्या, कि शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, कि कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए, उसकी फर्ज से 10 हेडिंग्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।